हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में टीजीटी पीजीटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस 20 क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। कहने को तो यह 20 क्वेश्चन है, लेकिन हम कम से कम 50 क्वेश्चनों को इस क्लास में हल कराने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन हैं। पंचवटी प्रसंग के काव्य के रचयिता कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त, निराला, जयशंकर प्रसाद या केशव दास। तो पंचवटी जो प्रसंग के जो रचयिता हैं, तो निराला जो हैं वो पंचवटी प्रसंग के रचयिता हैं। और एक रचना है पंचवटी। पंचवटी जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है जो 1925 में रचित है। और यह है पंचवटी प्रसंग जो कि निराला की रचना है। ऐसे प्रश्नों में काफ़ी कन्फ्यूजन बना रहता है। तो पंचवटी प्रसंग हिंदी साहित्य के इतिहास की आधुनिक छायावादी काव्यधारा के सशक्त कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, जो 1929 में प्रकाशित प्रथम काव्य संग्रह परिमल में दार्शनिक कविता है। यह क्या है? पंचवटी प्रसंग जो है एक दार्शनिक कविता है। निराला जी की अन्य कविता हैं अधिवास, भिक्षुक, विधवा, तुम और मैं आदि। परिमल काव्य ग्रंथ में इनकी अन्य कविताएं हैं अनामिका, गीतिका, तुलसीदास आदि निराला के अन्य काव्य ग्रंथ हैं। नंबर 2 देखते हैं मैथिली शरण गुप्त अन्य कवियों की रचनाएं। देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जो हैं इनका जन्म 1886 झांसी के चिरगांव में हुआ था। इनकी रचना है पंचवटी, साकेत, भारत भारती जो रचना है इनकी वो अंग्रेज सरकार के द्वारा जब्त कर ली गई थी। यशोधरा आदि इनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथों की रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद भी एक छायावादी कवि हैं। उनकी रचनाएं हैं कामायनी, इनका महाकाव्य है जो 1935 में रचित है। और इसमें 35 सर्गों का वर्णन किया 15 सर्गों का वर्णन किया गया है। प्रेम पथिक, आंसू, झरना आदि काव्य कृतियों की रचना की गई है। चौथे हैं केशव दास। केशव दास जो हैं वो रीतिकालीन कवि हैं। इनकी जो रचना है रामचंद्र का नामक इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता आदि जो हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक हैं। तो बांधो ना नाव इस ठाव जो है यह उपेंद्र नाथ रस्क की रचना है, निराला की है या जयशंकर प्रसाद की है या मुक्तिबोध की रचना है। तो बांधो ना नाव इस ठाव के जो लेखक हैं तो वह उपेंद्र नाथ रस्क हैं। एक और रचना है कि बांधो ना नाव इस ठाव के जो लेखक बंधु, जिसमें बंधु शब्द जुड़ा हुआ है, वो निराला की रचना है। और ये यहाँ तक है। तो ये रचना जो है उपेंद्र नाथ रस्क जी की रचना है। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता रस्क हैं और एक के हैं निराला। तो राम की शक्ति पूजा निराला की रचना है। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति आदि निराला की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू, झरना, लहर। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आंसू जो है 1925 में रचित है। झरना 1918 में रचित है।
लहर 1933 में और कामायनी जो है 1935 में रचित जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचना है चांद का मुंह टेढ़ा, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस आदि जो हैं इनकी रचना है। उपेंद्र नाथ अस्क का जो जन्म हुआ था वो 1921 में हुआ था। निराला का जन्म 1897 में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था और मुक्तिबोध का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। ये कथन जो है किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र या रामचंद्र शुक्ल। तो साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, ये कथन जो है नंद दुलारे वाजपेयी का है। किसका है? ये कथन जो है नंद दुलारे वाजपेयी का है। नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म जो है 1906 ईस्वी में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था और रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल जो हैं एक रसवादी कवि हैं, जबकि नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं वो एक सौष्ठववादी कवि हैं। डॉक्टर नगेंद्र भी एक रसवादी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घूसर किसका पर्यायवाची शब्द है? अश्व, मेघ, गंधर्व या अजा। तो इनमें से जो घूसर शब्द है वो गंधर्व का पर्यायवाची है। किसका है? घूसर जो है इनमें से गंधर्व का पर्यायवाची है। गंधर्व के जो अन्य पर्यायवाची हैं गंधर्व, रबर, रासव, बैसाख नंदन, बेसर, चक्रीवान आदि जो हैं वो गंधर्व के अन्य पर्यायवाची हैं। अश्व के पर्यायवाची देखते हैं तो अश्व के पर्यायवाची हैं घोड़ा, सैंधव, तुरंग, किवियान, हाय, आंसू, विमानक। ये शब्द जो हैं वो घोड़े के पर्यायवाची हैं। मेघ के पर्यायवाची देखते हैं बादल, जलधर, बारिद, अब्र, बलाहक, बारिहा, घन, धराधर आदि जो हैं ये मेघ के पर्यायवाची हैं। अजा जो है वो बकरी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। सिद्धों की साधना में जो पूरक तत्व था, नंबर 1 वज्र, नंबर 2 अग्नि, नंबर 3 चित्र और नंबर 4 ज्ञान। तो सिद्धों की साधना में शून्य का जो पूरक तत्व था वह क्या था? तो सिद्धों की साधना में जो पूरक तत्व था वो ज्ञान था। तो हिंदी साहित्य के आदिकालीन सिद्ध साधक योगियों की काव्य रचनाओं में उल्लेखित शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। वज्रयानियों के अनुसार पानी में नमक मिलने की तरह साधक शून्य में विलीन होकर महासुख की दशा को प्राप्त करता है। सिद्ध कवियों द्वारा उलटवासी शैली में वर्णित शून्य समाधि बाद में निर्गुण संत साधक कबीर ने भी अपनी वाणियों में से वर्णित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं कि जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है। जूतियों में दाल बांटने मुहावरे का अर्थ है नंबर 1 दुखी होना, नंबर 2 अपमान करना, नंबर 3 चापलूसी करना, नंबर 4 है लड़ाई झगड़ा करना। तो जूतियों में दाल बांटने का जो मतलब है नंबर 4 लड़ाई झगड़ा हो जाना जो है जूतियों में दाल बांटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महिम भट्ट के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। महिम भट्ट के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है अनुमानवाद, तात्पर्यवाद, लक्षणवाद या अभिव्यंजनावाद। तो महिम भट्ट के द्वारा अनुमानवाद का जो तात्पर्य है वह अनुमानवाद है। क्या है? महिम भट्ट के द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत है वो अनुमानवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंपू के 2 भेद हैं। कितने हैं? चंपू के दो भेद हैं। तो वह कौन कौन से हैं? पहले तो चंपू कहते किसे हैं? तो गद्य और पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। यह सभी प्रश्न जो हैं टीजीटी और पीजीटी, यूजीसी नेट सभी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान समय में टीजीटी का लेवल जो है वो नेट और पीजीटी के लेवल की बराबर ही हो गया है। इसलिए हमें अब आसान प्रश्नों से काम नहीं चलने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डीप से पढ़ना होगा। तो चंपू के 2 भेद हैं, विरुद्ध और कपालक, विरुद्ध और कुलक, विरुद्ध और वज्र, विरुद्ध और करम्बक। तो चंपू के 2 भेद कौन से माने गए हैं? तो विरुद्ध और करम्बक जो है वो चंपू के 2 भेद माने गए हैं। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य यह अलंकार्य है में अभेद माना है? भामा, कुंतल, विश्वनाथ या रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर अलंकार और अलंकार में जो भेद मानने वाले हैं तो रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार और अलंकार में भेद माना है। रामचंद्र शुक्ल जी की जो पहली आलोचना कृति है काव्य में रहस्यवाद जो है इनकी प्रथम आलोचना कृति है, जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जाती है। कौन सी है? काव्य में रहस्यवाद। आचार्य शुक्ल अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रस मीमांसा में वर्णन को अलंकार के रूप में स्वीकार करते हुए काव्य में रसानुकूल अलंकारों को ग्रह मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार आलम्बन विभाव के अंतर्गत आने वाला वस्तु का वास्तविक स्वरूप ही अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है? नंबर 1 वड रत्नाकर, नंबर 2 युक्ति व्यक्ति प्रकरण, नंबर 3 राहुलवेल, नंबर 4 कुवलय माला कथा। किसमें है? कुवलय माला कथा। तो किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश की 7 नखशिख नायिकाओं का वर्णन किया गया है? तो वह राहुलवेल में 7 नखशिख नायिकाओं का नखशिख वर्णन किया गया है। राहुलवेल जो है रोड़ा कवि के द्वारा रचित रचना है। यह एक श्लाघकृत रचना है। कैसी है? यह जो है एक श्लाघकृत रचना है। युक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो पंडित दामोदर के एक व्याकरण ग्रंथ है।
कुबेमाला कथा जो है उद्योतन सूरी की रचना है, और वड़ रत्नाकर जो है वो ज्योति ठाकुर के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि लाल तारा की विद्या है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, जनरल है या यात्रा वृत्त है। तो लाल तारा की जो विद्या है वह एक रेखा चित्र विद्या है। लाल तारा जो है वो राम वृक्ष बैनपुरी जी के द्वारा रचित एक रेखा चित्र है। राम वृक्ष बैनपुरी के द्वारा लिखे गए अन्य रेखा चित्र हैं माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं। नंबर 1 कन्हैयालाल मिश्र, कन्हैयालाल ओझा, कन्हैयालाल मानिक, सोनलाल द्विवेदी। तो बाजे पायलिया के घुंघरू के जो लेखक हैं तो कन्हैयालाल मिश्र जो हैं वो बाजे पायलिया घुंघरू के लेखक हैं। कन्हैयालाल मिश्र की जो अन्य रचनाएं हैं भूले हुए चेहरे, जिंदगी मुस्कराई, माटी हो गई सोना, दीप जले, शंख बजे, ये सभी रचनाएं कन्हैयालाल मिश्र जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि रीति काल को कला काल नाम किसने दिया? रीति काल को कला काल नाम किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, मिश्र बंधु ने या रामचंद्र शुक्ल ने? तो रीति काल को जो कला काल नाम दिया था वो विश्वनाथ रीति काल को जो कला काल नाम दिया था वह रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा दिया गया था। आचार्य विश्वनाथ के द्वारा रीति काल को श्रृंगार काल कहा गया था। क्या कहा गया था? आचार्य विश्वनाथ के द्वारा रीति काल को श्रृंगार काल कहा गया था। मिश्र बंधुओं ने रीति काल को जो है अलंकृत काल कहा था। मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी थे, और रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति काल को रीति काल नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? निराला, प्रेमचंद, प्रसाद या हरिओद? तो ठेठ हिंदी में जो उपन्यास लिखने वाले हैं वह हरिओद उपाध्याय जो हैं वो ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले हैं। इनका जन्म जो है 1864 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था और निराला का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद को जो है उपन्यास का सम्राट कहा जाता है और हरिओद जी को केवल सम्राट का काव्य का सम्राट कहा जाता है। तो काव्य का सम्राट हरिओद जी को कहा जाता है और प्रेमचंद जी को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। गोदान, गबन, निर्मला आदि जो हैं इनके प्रमुख उपन्यास हैं।
किसके? प्रेमचंद जी के। जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास हैं तो कंकाल, तितली, इरावती। कंकाल जो है वो 1929 में रचित है और कंकाल तितली 1934 में रचित है और इरावती जो है इनका अधूरा उपन्यास है। और प्रेमचंद जी का जो अधूरा उपन्यास है वो मंगलसूत्र जो है इनका अधूरा उपन्यास है। हरिओद जी के उपन्यास हैं ठेठ हिंदी का ठाठ और अध किला फूल जो हैं यह हरिओद उपाध्याय जी के उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? कृदंत, तदित्व, स्त्री या प्रत्यय नहीं है। तो पांडव शब्द में जो है वो तदित्व प्रत्यय है। कौन सा है? पांडव शब्द में तदित्व प्रत्यय है। प्रत्यय जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो कृदंत प्रत्यय और दूसरा है तदित्व प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय है वह क्रिया के साथ प्रयोग किया जाता है और तदित्व प्रत्यय जो है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ तदित्व प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पांडव क्या है? पांडव एक नाम है, तो पांडव एक संज्ञा है और संज्ञा के साथ हमेशा तदित्व प्रत्यय प्रयोग किया जाता है। इस दृष्टि से पांडव एक तदित्व प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने, महादेवी वर्मा ने, सुमित्रा नंदन पंत ने या अज्ञ ने? तो केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का जो विरोध किया था वो महादेवी वर्मा के द्वारा छायावाद का विरोध किया गया था। छायावाद की कवित्री मीराबाई का जन्म, वो महादेवी का जन्म जो है 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं और इनकी रचना है यामा के लिए 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। निहार, नीरजा, रस्मरती, शांति गीत, दीपशिखा, सप्तपड़ा आदि जो हैं इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म जो है 1900 ईस्वी में हुआ था। इन्हें कल्पना का कवि, प्रकृति का सुकुमार आदि उपनामों से जाना जाता है और इनकी पल्लव रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। अज्ञ जो है वो ताड़ सप्तक के प्रवर्तक हैं। इन्होंने 1943 ईस्वी में ताप सप्तक का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है नंबर 1 ताड़ सप्तक, नंबर 2 प्रतीक, नंबर 3 नए पत्ते, नंबर 4 नई कविता। तो प्रयोगवाद की जो जन्मदात्री पत्रिका है तो वह ताड़ सप्तक जो है वो प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है, जिसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में अज्ञ के द्वारा किया गया था। अतः प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका का अज्ञ जी के द्वारा संपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा संवर्धनीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो भाषा संवर्धन सभा के संस्थापक राम प्रसाद निरंजनी, जॉर्ज ग्रियर्सन, बाबू तोताराम या सदा सुखलाल थे। तो भाषा संवर्धनीय सभा के जो संस्थापक थे
बाबू तोताराम जो हैं वो भाषा संवर्धनीय सभा के संस्थापक थे। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी रहे। बाबू तोताराम अपने अलीगढ़ प्रेस से भारत बंधु नामक पत्र निकालते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा संपादित हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक मासिक पत्रिका में तोताराम का कीर्ति केतु नामक नाटक प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जो प्रथम काव्य संग्रह है, नंबर 1 क्वासी, नंबर 2 रश्मिरेखा, नंबर 3 उर्मिला, नंबर 4 कुमकुम। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा सर्वप्रथम प्रकाशित जो काव्य संग्रह है वह कुमकुम जो है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। और यह सभी प्रश्न जो है ये परीक्षाओं में पूछे गए ही प्रश्न हैं। हमने इसमें एक भी प्रश्न अपनी तरफ से शामिल नहीं किए हैं। तो क्वासी, कुमकुम जो है इनका सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है जो 1939 में प्रकाशित हुआ था। इनकी अन्य रचना हैं अपलक, रश्मिरेखा, क्वासी, हम बिस्पाई, जन्म के आदि जो हैं इनकी अन्य रचनाएं हैं। प्रभा और प्रताप नामक पत्रों के संपादक बालकृष्ण शर्मा नवीन स्वतंत्रता के बाद लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। आज का अंतिम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतेंदु का खड़ी बोली के रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर या प्रेम माधुरी। तो भारतेंदु खड़ी बोली की रचित कविताओं का जो संग्रह है वो फूलों का गुच्छा जो है वो भारतेंदु जी का कविताओं का रचित कविता संग्रह है जो कि ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है भारतेंदु जी ने। भारतेंदु जी ने फूलों के गुच्छा काव्य संग्रह खड़ी बोली में रचित है। इनकी अन्य रचनाएं हैं फूलों का गुच्छा किसमें? खड़ी बोली में। वैसे इन्होंने अन्य रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं लेकिन फूलों के गुच्छा का जो संग्रह है वो खड़ी बोली में है। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रेमा सूर्यवर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तराई भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंद, होली, मधु मुकुल, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी, कृष्णचरित, तन्मय, लीला, बकरी बिलाप। यह इनकी भारतेंदु जी की रचना है बकरी बिलाप, और एक है बकरी जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। इस कन्फ्यूजन को ध्यान में रखना। बकरी बिलाप जो है वो भारतेंदु जी की रचना है और बकरी जो नाटक है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।